हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमवीर त्यागी जी के क्लासेस में। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास चल रही है हमारी, जिसमें हम इसका पार्ट 1 करा चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो, लेटेस्ट वीडियो और जो मैं लेटेस्ट स्टडी करा रहा हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आप तक तुरंत पहुंच पाएँ। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही बताना चाहूँगा कि कल हमने एक होमवर्क दिया था आपको, उस होमवर्क को भी आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। जो क्वेश्चन हमने दिया है, बहुत से बच्चों ने उसका आंसर सही दिया है और कुछ ने नहीं दिया है, तो वो उसका आंसर देखेंगे कि होमवर्क में क्या आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो कहता है हमसे, पहला क्वेश्चन है इसका कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है 12,750 किलोमीटर। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो हम अंदाजा लगा के ये भी बता सकते हैं, जिन लोगों को अगर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर याद है, वो इसका डबल, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, तो इसका अगर डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 128,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 128,000। लेकिन हमें यहाँ पर 127 दे रखा है, तो 128 के समीप जो होगा वही हमारा आंसर है। तो 127 के समीप कौन सा है? 12,750 ये है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12,750 किलोमीटर विषुवतीय व्यास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं? ऋतुएं, तो ऋतुएं आप लोग जानते हैं, ऋतुओं का जो बदलना होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में ऋतुएं होती हैं, जो हमारी 4 ऋतुएं होती हैं, जो कि 3-3 महीने बाद आती रहती हैं। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु। इस तरीके से जो ऋतुएं हैं ये बदल रही हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा को पूरी करती जा रही है, उस हिसाब से ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो आसानी से इसका हम आंसर दे सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? बिल्कुल सही आंसर है, अरिस्टोटल ने कहा था। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले बताया था इन्होंने। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या आप जानते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत से बच्चे इसको जानते होंगे, बहुत से स्टूडेंट बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ये बृहस्पति है। जुपिटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? किसके चारों ओर वलय हैं? तो सही आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, शनि। इसका सही आंसर है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? प्राकृतिक उपग्रह का मतलब ये है कि प्रकृति ने उसे प्रदान किए हैं, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, यानी कृत्रिम रूप से बनाया नहीं गया। जो कि सैटेलाइट हम बनाते हैं कृत्रिम रूप से, जैसे कि हमारे GTV है, स्टार TV है, ये क्या है? सैटेलाइट है हमारे। तो ये क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह, यानी कि आर्टिफिशियल। और जो प्राकृतिक हैं, तो वो प्राकृतिक किसके सबसे ज्यादा हैं? तो प्राकृतिक उपग्रह शनि के सबसे ज्यादा हैं। क्वेश्चन अगला हमसे कह रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आपका होमवर्क दिया गया था, कल का जो होमवर्क था हमारा वो ये था कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा, समझ गए। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह इसने बोल दिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वेश्चन मिला और क्वेश्चन का ही आंसर मिल गया। क्या? कि सबसे पहली बात पूछ ले, पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं? जो कि हमने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन बनाया था, कितने उपग्रह होते हैं? तो सीधी सी बात है, एकमात्र आंसर दे दिया इसने, खुद ही क्वेश्चन में आंसर कर दिया कि पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। समझ गए? ऑप्शन आ सकते हैं 1, 2, 3, 4 कितने हैं? तो 1। अब बात यहाँ ये आ रही है कि वो एकमात्र है कौन सा? तो क्वेश्चन अगला जो बना है, जो आज की सीरीज में बना है क्वेश्चन, वो है चंद्रमा। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो बता दूं मैं
कि ग्रह तो वो हैं जो सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो कहलाते हैं उपग्रह। क्या कहलाते हैं? उपग्रह। तो पृथ्वी हमारी क्या है? एक ग्रह है, और जिसकी परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। कोई भी चंद्रमा को ग्रह नहीं बोलेगा, उपग्रह कहते हैं चंद्रमा को। क्वेश्चन अगला है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। तो ये इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी सूर्य ग्रहण होता है जब। कब होता है? जब का मतलब तो आपको बताना चाहेंगे, इसका ऑप्शन हमारा सी सही है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये होता है, ये कंडीशन है किसके लिए? सूर्य ग्रहण की। किसकी कंडीशन है ये? सूर्य ग्रहण की। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर इजीली कैसे देंगे। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि देखो, सूर्य कभी भी किसी के चक्कर नहीं लगाता। सूर्य एक तारा है जो कि स्थिर रहता है अपनी जगह पे। कहाँ रहता है? स्थिर। ये हमारा सूर्य है। कौन है ये? हमारा सूर्य। मान लेते हैं कौन है ये? हमारा सूर्य। और इस तरफ मान लेते हैं कौन है? इस तरफ है हमारा क्या? पृथ्वी। ये कौन है? पृथ्वी। ये जो ग्रह है हमारा ये वाला, ये कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी के बीच में अगर कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। कौन आ जाए? चंद्रमा। देखते हैं कौन आ जाए यहाँ पे? चंद्रमा। ये है हमारा चंद्र। ठीक है, अगर इस तरीके से कंडीशन बन जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा। तो आंख बंद कह के कहेंगे हम क्या है? सूर्य ग्रहण है। कौन है? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा, देखो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है, यानी कि इस तरीके की स्थिति आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा या आ जाए तो ऑटोमेटिक क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, अपोजिट का मतलब पृथ्वी इस जगह पहुंच जाए और चंद्रमा इस जगह पर आ जाए, यानी कि पृथ्वी बीच में हो जाए और चंद्रमा साइड में हो जाए तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। तो आप लोग केवल एक याद रख लीजिए, दूसरा याद मत करिए। एक याद कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्र आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र आएगा तो कौन होगा? सूर्य ग्रहण। चंद्र आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। बस इतना याद करो। आगे अगले क्वेश्चन में आराम से हो जाएगा सॉल्व कि अगर बीच में पृथ्वी आएगी तो बचा कौन? चंद्र ग्रहण। सही बात है कि नहीं? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं वो देखते हैं। तो पहली बात हमारी यहाँ पर ये आती है कि स्थल मंडल में जो सम्मिलित है वो है पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मेंटल लिखा है, ये मेंटल नहीं है, इस बिंदी को काट देंगे। ये है मेटल। क्या है? मेटल, यानी कि धातु। समझ गए? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेटल का ठोस ऊपरी भाग जो होता है वो हमारी पृथ्वी की स्थल संरचना में सम्मिलित है। अब बात आती है कि मेटल में भी किस तत्व की प्रधानता है? मेटल में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता है? तो सही आंसर होगा हमारा सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हमारा पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से, यानी कि महाद्वीपीय और महासागर किस तरीके से बने हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में किसने क्या कहा वो क्वेश्चन है।
महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता आप लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे। इसका सही आंसर है वेगनर। कौन है? वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर है हैरी हेस ने किया है। किसने किया है? हैरी हेस ने किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। बाकी हम आपके लिए अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, इसीलिए मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कल बताना है। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो ऑप्शन 1 तो कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी कह रहा है 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी कह रहा है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और क्वेश्चन अगला है, ऑप्शन अगला है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और ये है पूर्वी देशांतर। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। बाकी हम बताएंगे कल। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी पर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि 2021 में अब आपको एग्जाम ही एग्जाम मिलने वाले हैं, क्योंकि 2020 में जितने भी एग्जाम थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो आप जानते हैं 2021 एग्जाम का ईयर कहलाएगा आपके लिए, तो इसीलिए तैयारी पे सबसे ज्यादा फोकस रखें। धन्यवाद।